एक बार फिर आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त हाजी कॉलोनी इलाके में एक आतंकवादी घर में छुपा है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस वहां पर मौजूद है, एसटीएफ की टीम भी है, पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं और काफी देर से ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जी न्यूज आपको इस ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें नहीं दिखाएगा, सुरक्षा के लिहाज से हमने ये तय किया है। हालांकि हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी हमारे पास है, लेकिन हम ये तस्वीरें सीधा प्रसारण करके आपको नहीं दिखाएंगे। अपडेट आपको लगातार इसके बारे में देते रहेंगे। जैसे इस मामले में कोई बड़ी जानकारी होगी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, ये बताते हुए कि अगर आप उस इलाके में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो कृपया इस तरफ जाने से परहेज करें। अगर आपका कोई काम उस तरफ है तो उसे टाल दें, फिलहाल वो काम ना करने जाएं। और जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। यूपी एटीएस ने भी ये लोगों से अपील की है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी से, राजीव त्यागी हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी हैं बीएसपी से और विक्रम सिंह जी हैं पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। कुछ बातें विक्रम सिंह साहब ने कही ब्रेक से पहले, राजीव जी आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कही है वो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस टाइम वो डीजीपी थे उस टाइम उत्तर प्रदेश जीरो क्राइम था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, एनसीआरबी के आंकड़ों की जब बात हो रही है और संबित पात्रा जी ने जिक्र किया था तो शायद भूल गए कि 2015 के जो आंकड़े आए एनसीआरबी के, अगर 52 शहरों की बात की जाए जिसपे 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, अकेले दिल्ली में 25% क्राइम हुए हैं, अकेले दिल्ली में, जहाँ पे दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में है और केंद्रीय गृह मंत्रालय अंडर में है मोदी जी के। तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम फुटबॉल की तरह क्राइम को इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि साहब बीजेपी में ज़्यादा है, बीजेपी कहेगी कांग्रेस में ज़्यादा है, बीजेपी कहे सपा कहेगी बीजेपी में जाता है। इस पर मत जाइए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने आंकड़े दिए। अब मानव तस्करी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से 6,877 केस हुए मानव तस्करी के, उसमें 3,490 बच्चों से संबंधित मानव तस्करी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस चुके हैं बंगाल के, अब उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि मानव तस्करी भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है? तो उसके बाद नेता तो कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के। आईएसआई में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। अगर किसी और पार्टी का पकड़ा जाता तो ये कहते ये तो सारी पार्टी आईएसआई की पार्टी हो गई है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए इस पूरी पार्टी को। अब उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। आपका जो पिछले सेगमेंट में तर्क था आधे घंटे पहले, आप खुद ही उसको खारिज कर दे रहे हैं सर। पार्टी के लोग भागे। आप तब कह रहे थे कि बेरोजगार आदमी अपराध करता है, अब आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी में काम भी करते हैं और अपराध भी करते हैं। कल को मेरी नौकरी चली जाए सर तो मैं आतंकवादी बन जाऊंगा क्या? या आप अगर प्रवक्ता पद से आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेती, सर आपकी पार्टी में जाएंगे, सर पार्टी आपकी प्रवक्ता पद से आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेती तो क्या आप आतंकवादी बन जाते? क्या अपराध करने लगते क्या? माय डियर फ्रेंड, बहुत स्पष्ट है, जेब में जब पैसे नहीं होते हैं तो बहुत सारे नौजवान निश्चित रूप से अपराध की तरफ चलते हैं। आपको तो फूली फूली मिल रही है, आपको तो भाभी बना के देती है फूली फूली, और मुझे भी आपकी भाभी बना के देती है फूली फूली, तो हमारा तो पेट भरा हुआ है, तो हमें तो क्राइम की नहीं सोचनी है। लेकिन ये निश्चित है माय डियर फ्रेंड, जब जेब में ठन्नी नहीं होती है ना तब आदमी क्राइम की तरफ जाता है, दिक्कत होती है। आप ये कहना बड़ा आसान है रोहित जी कि आदमी जब बेरोजगार होगा तो सभी लोग क्राइम में चले जाएंगे। सब नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग चले जाते हैं क्राइम पे। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नौजवान को रोटी और रोजगार चाहिए। क्या सरकारें दे पा रही हैं? क्या सरकारें अपने वादे पूरे कर पा रही हैं? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था कि 2 करोड़ रोजगार? कभी थोड़ा मौका लगेगा ना, आंकड़े हैं कि सर थोड़ा मौका लगेगा राजीव जी। तो कभी दुनिया भर में जो आतंकवाद फैल रहा है ना उसके बारे में पढ़िएगा। कितने पढ़े लिखे बढ़िया बढ़िया कंपनियों में नौकरियां पाए लोग, वो नौकरियां छोड़ के, डॉलर्स छोड़ के सर बंदूकें उठा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं सर। थोड़ा पढ़िएगा उसको तो आपको पता लगेगा सर। अध्ययन आप बहुत करते हैं, इसका भी कीजिएगा। संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद मुझे एक बार लखनऊ जाना होगा हमारी संवाददाता के पास। बोलिए संबित। देखिए अभी राजीव जी ने कहा वो फूली फूली रोटी नहीं मिलती है तो लोग आतंकवादी भी बन सकते हैं और क्राइम को भी अपना सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस ने रोटी और फूली फूली नहीं दी तो ये फूलन देवी, ये जब जो डकैत बने थे ये सब आपके कारण बने थे क्या?
हमने कहा कि कांग्रेस ने फूलन देवी बना दिया, क्योंकि उतने समय तक तो कांग्रेस ने ही राज किया था। इन सब विषयों को इस गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज परिस्थिति क्या है। 2 बड़े केस आप 2 महीने के देख लीजिए कि पुलिस किस तरह प्रश्रय देती है, पॉलिटिक्स किस प्रकार प्रश्रय देती है इस प्रकार के घटनाओं को। अतीक अहमद जाके एक अपराध करते हैं, किसी एक व्यक्ति को पीटते हैं, मारते हैं, वो अरेस्ट नहीं होते हैं, पुलिस उनको छूती तक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को उसमें दखल देना पड़ता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पर जाके अतीक अहमद गिरफ्तार होते हैं। ठीक उसी प्रकार गायत्री प्रजापति के केस में अक्टूबर 2016 में जो मां है, चित्रकूट से जो महिला थी, उसने अपनी बेटी के ऊपर हुए मोलेस्टेशन का विषय पुलिस के डीजी को लिखती है। पुलिस के डीजी टस से मस्त। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली उस महिला को जाना पड़ता है अपने 17 साल बच्ची के लिए और खुद के लिए गुहार लगाते हुए। सुप्रीम कोर्ट बाध्यतम दखल देती है और कहती है एफआईआर कीजिए। यहाँ क्या एनसीआरबी की डाटा की बात हम कर रहे हैं साहब, यहाँ तो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है और यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक, संबित, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। इस वक्त अहम खबर आ रही है लखनऊ से। अमिता पारुल वहां पर मौजूद हैं। अमिता, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, जिस तरह से एटीएस की टीम यहाँ पर लखनऊ में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और उसके बाद हाजी कॉलोनी इलाका है ठाकुरगंज क्षेत्र से लगा हुआ, उसके पास ही में हम मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है एटीएस की टीम का और जिस तरह से एक मकान में किराए पर लेकर आतंकी रह रहे थे, उनको कोशिश है कि एटीएस के अधिकारी मान मनव्वल करके सरेंडर करा ले। कोशिशें इसी बात की जारी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही फिर से फायरिंग हुई है। करीब 5 से 6 फायर किए गए हैं, तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एटीएस के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों से सरेंडर करा लिया जाए, लेकिन आतंकी इस मुद्रा में नहीं नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि फायरिंग वो भी कर रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आतंकी घर के अंदर फिलहाल मौजूद हैं और एटीएस के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि उनसे सरेंडर कराया जा सके, लेकिन ऐसी स्थिति हमें बनती नहीं दिख रही है क्योंकि फायरिंग की आवाजें घर के आसपास से लगातार आ रही हैं। कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, फिर वापस आएंगे अब आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संबित, राजीव त्यागी, जितेंद्र त्रिपाठी और विक्रम सिंह जी से माफ़ी चाहता हूं, समय इजाज़त नहीं दे रहा। हम सवाल उनसे ज़रूर लेना चाहते थे, ये बताते हुए कि हमारी सहयोगी उस जगह से थोड़ी दूर मौजूद हैं। हम आपको ना वहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ना लाइव अपडेट दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आई हैं, ऐसा अमिता बता रही हैं। इसका मतलब ये कि यूपी एटीएस जो कोशिश कर रही है लगातार कि इन आतंकवादियों को जिंदा काबू किया जाए, उस बातचीत के जरिए वो हिरासत में आने को, सरेंडर करने को, समर्पण करने को ऐसा लगता है तैयार नहीं हो रहे हैं। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे।